नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नर्चरिंग ए गार्डन। तो यहाँ पर इस संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है कि जैसे हम कल्टीवेट करते हैं और एक गार्डन को हम नर्चर करते हैं, ठीक है, उसको उसको संवारते हैं, उसको यहाँ पर जोतते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी घंटों की वहाँ पर जो है मेहनत लगती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर कोई गार्डन हमने बनाना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिगिंग करते हैं। डिगिंग का मतलब कि वहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मिट्टी की खुदाई होती है, फिर वहाँ पर हम प्लांट लगाते हैं, फिर वहाँ पर हम जो है समय समय के हिसाब से वहाँ पर पानी लगाते हैं कि कितना पानी लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए, वो सब कुछ देख के। और फिर जो पानी लगाने के बाद फिर जब पौधा जो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके आसपास और भी जो है ना जड़ी बूटी वो निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको हम घास भी बोल देते हैं। तो वो कई बार जो है डैमेज कर देती है प्लांट को। तो हम उसको भी काटते हैं, उसको हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम रिमूव करते हैं। तो कितनी मेहनत करते हैं अगर एक गार्डन को अच्छे से डेवलप करना है, नर्चर करना है और एक अच्छी ग्रोथ देनी है। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर क्या हमारी जो है मूवमेंट रहती है। और यहाँ पर हम जो है बार बार जो है अपने गार्डन को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस पौधे का क्या हाल है। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पौधे जो है जिनको सही पानी नहीं मिल पाता, जहाँ सही तरह से धूप नहीं मिल पाती, खराब हो जाते हैं। यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी भी ऐसे ग्रो करती है जब ये अंडरग्राउंड होती है। तो यही समय काल जो यहाँ पर एक गार्डन के ऊपर आता है, बिल्कुल उसी तरह एक आम इंसान की जिंदगी के ऊपर भी आता है। जबकि जब उसकी जिंदगी जो अंडरग्राउंड होती है, किसी एक साइलेंस में होती है, किसी डार्कनेस में होती है, किसी अंधेरे में होती है। कहने का मतलब कि जब ये नहीं पता चल रहा होता कि जिंदगी में क्या करना है, किस पथ पे आगे बढ़ना है और क्या हमें कहाँ पर फायदा होगा और क्या लक्ष्य क्या है। तो उस समय अगर हम किसी की आत्मा को यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने गार्डन को कल्टीवेट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने गार्डन का ध्यान रखते हैं, समय से वहाँ पर पानी देते हैं, वहाँ पर जो भी मिट्टी की क्वालिटी को सही करने के लिए जो हम वहाँ पर खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं किसी गार्डन के डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल वैसे ही हम किसी की आत्मा को भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं, वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो समय होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पहले मिट्टी को तैयार करते हैं कि मिट्टी अगर जिस तरह से तैयार होती है बिल्कुल उसी तरह से पौधा, उसी तरह से गार्डन जो है डेवलप होता है। जिस जिस तरह से मिट्टी की क्वालिटी होगी, जिस तरह से मिट्टी की नमी होगी, उसी हिसाब से प्लांटेशन होती है, उसी हिसाब से बीज जो है यहाँ पर लगाया जाता है। तो वैसे ही जब मिट्टी प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहाँ पर देख लेते हैं कितने लेवल पर नमी है या सूखी तो नहीं है। तो वेट करते हैं जब तक पूरा वैसा पीरियड नहीं आ जाता, माहौल नहीं आ जाता, जब तक हम वहाँ पर जो है सीडिंग करें, वहाँ पर जो है सीड्स को बीजे। तो यहाँ पर इसकी वेटिंग होती है। फिर जब वेट होता है, जब आता है बिल्कुल समय कि वो जब हमने यहाँ पर सीड्स को यहाँ पर सो करना होता है तब करते हैं। फिर जो है धीरे धीरे वो नर्चर होना शुरू हो जाता है, जब वहाँ पर जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो प्लांट थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें जो है फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वही फूल जो है आगे जाके फिर फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, जो हमने यहाँ पर मेहनत की होती है। तो उसका हमें जो है फल मिलता है बाद में काफ़ी समय बाद। तो बहुत सारे प्लांट्स का अलग अलग यहाँ पर फल देने का यहाँ पर समय काल होता है। कोई फल जो है जल्दी देता है, किसी को फल देने में बहुत साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल इसको हम रिलेट करके चल सकते हैं जो हमारे कर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कर्मों का फल जल्दी हो जाता है, कईयों का काफ़ी साल लग जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्या कर्म है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल हम जो एग्जांपल ले रहे हैं किसी प्लांट की, तो यहाँ पर हम लगातार जो है यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं अपने गार्डन के लिए, अपने जो प्लांट्स लगाए उनके लिए। तो यहाँ पर जितने भी आसपास के जो यहाँ पर इम्पैक्ट है जो उनके ऊपर पड़ सकते हैं, हम जो है सबको ऊपर जो है यहाँ पर देख के चलते हैं। उनको यहाँ पर एक सस्टेनेबल यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो देख कर चलते हैं उनके आसपास। तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा ये बात कही जाती है कि जो प्रेयर है वो एक तरह का चमत्कार होता है, मिराकल होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेयर के ऊपर भी यहाँ पर जो है सवाल कई बार उठता है। हम जो अगर उसको देखते हैं सवाल के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जैसे सुबह की अगर कॉफ़ी का एक कप आता है,
ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला जो मोमेंट होता है वो भी अपने आप में एक परमात्मा की कृपा का ही मोमेंट होता है कि जब आपके पास कोई चीज आती है जो परमात्मा आपको दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे किसी बच्चे का सुबह सुबह आप फेस देखते हो जो कि स्माइल से भरा है, तो यहाँ पर वहां से भी जो है एक तरह की इनविटेशन आती है कि आप भी जो है हंसें, आप भी खुश रहें। तो यहाँ पर अगर आप कोई रेगुलर शेड्यूल आप फॉलो करके चलते हो अपने वर्क और रेस्ट का, तो यहाँ पर उस वजह से भी एक सोर्स आपको मिल सकता है, उस वजह से भी आप जो है एक अच्छा ईज और कंफर्ट जो है वो अपना सकते हो अगर आपका पूरा रेगुलर रूटीन जो है ना अच्छी है। अगर रूटीन बार बार बिगड़ रही है तब जो है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिंदगी में। तो इसको सही करना ये भी आपके ऊपर है कि किस समय आपने उठना है, कौन सा समय काल आपने यहाँ पर काम को देना है, कौन सा समय काल आपने यहाँ पर अपनी स्लीप को देना है। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब सुबह का समय होता है, जब सुबह की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो तभी जो फ्लावर्स है वो ओपन क्यों होते हैं, तो तभी क्यों खिलते हैं, पहले क्यों नहीं खिलते। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सुबह का समय काल होता है वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब वहां पर एक तरह की जागरूकता आती है। ओके, वो जो अद्भुत समय होता है, जो एक तरह का कोमलता का समय होता है, ब्यूटी होती है नेचर की, जो आप सुबह सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, जब उस सिनेरियो को आप देखते हो तो एक तरह की एनर्जी आप में बूस्ट हो जाती है। तो वो उस समय से आपका जो है आपका जो दिन है वो शुरू होता है विद हैप्पी ड्रीम्स, कोई अच्छे ख्यालात के साथ। और यहाँ पर ये पूरा दिन आपको जो है पूरा जो है एनर्जाइज रखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरता है। और आर्टिकल के आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जिंदगी है वो सवालों से भरी पड़ी है। तो यहाँ पर हम भी अपने आप में जो है सवाल है अपने आप के लिए। तो यहाँ पर अगर सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो फिर जो है जिंदगी में किसी तरह की फिर रहस्यवादी जो यहाँ पर सिचुएशन होती है, जो माइंड में सोच होती है, वो खत्म हो जाएगी। किसी तरह का रहस्य जो आपकी जिंदगी में रहता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा अगर सभी बातों के आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर उतरना है, अपने अंदर यहाँ पर उतरना है। तो वहां पर देखना है आपके अंदर भी एक बच्चा है जो लगातार जो है सपने देख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो दिन बीत चुका है उसको भूल जाइए, वो चला गया है, वो बिल्कुल वैसे चला गया है जैसे आप अपने हाथ में रेत या पानी को पकड़ें, वो आपके हाथों में से फिसल जाएगा, निकल जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो दिन चला गया है वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया है। तो अपने आप की जिंदगी जो है उसको आज में जियो, आज का जो आपको दिन मिला है उसमें जियो, उसके पूरे दिन को एंजॉय करो, एनर्जाइज रहो और आगे बढ़ो। और जो भी आपके कल आएंगे, जो भी आपके कल आएंगे, तो वो बिल्कुल एक जो ईगल होती है उसकी तरह जो है राइज करेंगे, बढ़ेंगे। जो भी आपने सपने लिए हैं अपनी जिंदगी में, किसी भी इवन या अनइवन जो समय काल आपके लिए गुजरा है, तो जो भी आपने सपने लिए हैं वो कल जो है आपके पूरे होंगे। बस यही सोच रखकर आपने आगे बढ़ना है, कल को भूल जाना है और जो आने वाला कल है उसके ऊपर फोकस करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव माइंड का एटीट्यूड लेकर, पॉजिटिव साइकिल को डेवलप करते हुए। और खुद भी ऐसे नर्चर होना है जैसे एक गार्डन नर्चर होता है, बिल्कुल जैसे एक गार्डन के लिए ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने ऊपर करनी है और जिंदगी में बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ जो है आगे बढ़ता रहना है। तो यही था पूरा आर्टिकल, जहां पर जो है एक गार्डन को आपकी जिंदगी के साथ जो है रिलेट करके यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी बातें जो है समझाने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमने जीएसटी के रिलेशन में ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं बनने देनी है जैसे कि समर के महीनों में था। तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हो गया था पिछले कुछ महीनों में, जब लॉकडाउन लगा था, टैक्सेस नहीं आ पाए। तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे अहम कड़ी है हमारी इकोनॉमी में। अगर वहां पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट सरकार करती रहती है, उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती रहती है, तो आने वाले समय में जीएसटी में और वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी का नवंबर महीने का जो यहाँ पर कलेक्शन आया है तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर 1.05 लाख करोड़ इतने तक का जो है इसके आसपास का जो है अमाउंट इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिली है। तो इसका जो रीजन है कि यहाँ पर जो टैक्स गैदरिंग एफिशिएंसी है वो बड़ी है।
तो जहाँ पर जो इकोनॉमिक आउटपुट है यहाँ पर इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गिर गया है 56.3% के आसपास। तो यहाँ पर इसका स्कोर होता है जो 0 से लेके 100 तक वेरी करता है, तो इसमें पीएमआई का स्कोर बन रहा है पिछले महीने का 56.3। तो अगर इसको कंपेयर करें पिछले महीनों के साथ तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर गया है। तो यहाँ पर बेसिकली पीएमआई होता क्या है, इसका मेन यहाँ पर मकसद होता है ये करंट और फ्यूचर कंडीशन और सिनेरियो बताता है, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है और जो सर्विस सेक्टर होता है उनके बारे में, और जिसकी वजह से जो है एक तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है जो यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं उनको, और जो साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी, तो उनको भी एक तरह से पता चलता है कि कौन सी कंपनी जो है अभी सही काम कर रही है, कहाँ पर जो है अभी जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है काम होता है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है और डिमांड जो है उस हिसाब से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जो पावर और ऑटोमेटिक फ्यूल डिमांड है, तो यहाँ पर ये भी जो है थोड़ी सी गिरी है पिछले महीनों के मुकाबले अगर बात करें। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है इसको थोड़ा सा हमें सही करके चलना होगा। आमतौर पर फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड काफी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिली है। आगे हम बात करने जा रहे हैं पीएमआई के बारे में। तो यहाँ पर एक तरह का ये इंडिकेटर होता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। सो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है पीएमआई की वो एक सर्वे बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ मीजर्स हैं जिनको यहाँ पर मापा जाता है एज ए सर्वे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या जो है बदलाव आया है उनकी परसेप्शन में, जितने भी यहाँ पर की बिजनेस वेरिएबल्स हैं उनके बारे में, और अगर आप उनको कंपेयर करो पिछले महीने के साथ तो यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है इसकी कैलकुलेशन होती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इन दोनों के लिए अलग अलग तरह से यहाँ पर पीएमआई कैलकुलेट होता है, और यहाँ पर जो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पीएमआई का जो स्कोर होता है 0 से 100 के बीच में चलता है। अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, अगर इसको कंपेयर करें प्रीवियस मंथ के साथ। और अगर इसका स्कोर 50 से कम जा रहा है तो यहाँ पर जो है जो इकोनॉमी है वो सिकुड़ रही है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। और यहाँ पर अगर ये 50 तक रहता है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि पिछले महीने के मुकाबले आज के मंथ में कोई जो चेंजेस हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। और अगर जो पिछले महीने का जो पीएमआई है अगर वो यहाँ पर ज्यादा है आज के जो करंट महीना चल रहा है उससे, तो यहाँ पर ये सीधी सीधी इंडिकेशन हो जाती है कि इकोनॉमी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जिस तरह से डिमांड बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ रही है, जिस तरह से सप्लाई बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही है, और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी वो चीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बनता है कि जो इकोनॉमी रिकवरी है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर पड़ चुकी है। तो यहाँ पर इसको सही करने के लिए यहाँ पर जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर उस हिसाब से पॉलिसी हमें इंड्यूस करनी होगी, ताकि कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़े मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में और जो डिमांड है वो बूस्ट हो। ओके, तो यहाँ पर जहां जहां पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर उसको भी ब्रिज करने की जरूरत है। तो भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोशिश कर रही है कि पैकेजेस लेकर आए, स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करे, पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी कंट्रोल करके चलना है, इसको भी ब्रिज करके चलना है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। दोनों और जो है यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर उसको कदम रखने होंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो यहाँ पर लेटेस्ट रेल फ्राइट फिगर आई है, तो यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर दूसरी और जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है यहाँ पर जो है यहाँ पर भी थोड़ी बिक्री जो है यहाँ पर बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर है ना ये बहुत जल्दी जो है यहाँ पर डिप भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं यहाँ पर ऑथर। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी की बेसिकली जो सिचुएशन है, हालत है, वो अभी भी इतनी सही नहीं है। हालांकि जीडीपी अभी -7.5% तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी माइनस में ही है। कहने का मतलब सिचुएशन अभी वैसी नहीं बन पाई है जैसी बननी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है इसको यहाँ पर शोर अप करना होगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो यहाँ पर हमें एक लीवरेज जो है प्रोवाइड करना होगा कि जो है कैपिटल इनफ्लो है, जो कि बाहर से भी अगर आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स के थ्रू भी अगर इन्वेस्टमेंट आती है, तो इसको एक रास्ता हमें देना होगा, इसको लीवरेज प्रोवाइड करनी होगी कि वो आए, इनको अट्रैक्ट करना होगा। तो इनको वैसी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट करनी होगी जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट वो करें, तो बाहर का जो यहाँ पर फंड आए उसको हम यहाँ पर यूज करें, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है हम यहाँ पर डेवलप करें, जिसकी वजह से जो कि डिमांड बढ़े। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है दोबारा से यहाँ पर सही तरह से काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट्स रिक्वायर्ड इज मल्टी स्टेज रिव्यू, रेगुलर ऑडिट्स एंड वेल डिफाइंड वर्क फ्लोज टू फास्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर खर्चा होता है, तो वहां पर वैसे ही कैपिटल्स की नीड होती है, जरूरत होती है पैसों की। तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया तरीके से मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, जो यहाँ पर रिव्यू करके भी चले कि जो पैसा आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, ऑडिट हो वहां पर वर्क फ्लो जो है उसको यहाँ पर सही तरीके से डिफाइन किया जाए कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो और काम भी जल्दी से जल्दी खत्म हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में फंडिंग खत्म हो जाती है, तो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुक जाते हैं। फिर जब फंडिंग आती है साल 2 साल बाद, तो फिर दोबारा से उसी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, नुकसान होता है। जो पहले से लोन के ऊपर पैसा आता है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना होता है, तो जब 2 साल काम ही नहीं हुआ तो पैसे का इंटरेस्ट तो फिर भी जा रहा है जो लोन लिया था, तो फिर वो नुकसान करता है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जो यहाँ पर जो है स्पीडीली डेवलप करे। जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल हो, तो वहां पर जिस जिस चीजों को यहाँ पर फॉलो करके चलना है, तो यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर एक तरह का रास्ता दिखाए। ओके, तो यहाँ पर गेटवे रिव्यू प्रोसेस जो है इसको फॉलो करते हैं यूके में। ओके, जो कि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो उसको स्पीडली मैनर में जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए और कंप्लीट किया जाए। तो भारत के केस में यहाँ पर जितने भी पैन इंडिया लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर डिले हो जाता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि एक नए तरह का मैकेनिज्म जो है उसको सेटअप करें, जो कि जितने तरह की भी क्लियरेंसेस होती हैं, अप्रूवल होते हैं, वहां पर जो भी यहाँ पर बिडिंग के रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं प्रोजेक्ट के लिए, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दें और जल्दी से जल्दी यहाँ पर इनको खत्म करें। तो यहाँ पर आखिर में यही बात कर रहे हैं कि अभी चाहिए क्या। अभी सबसे जो पहली बात आती है, जो सबसे पहले जो रिफॉर्म है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए, वो चाहिए। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या होता है, जहां पर कॉर्पोरेट्स जो है यहाँ पर एक तरह का डेट इशू करते हैं। ओके, तो वो डेट इशू जब करते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टर्स जो क्या होता है, वहां पर उसको खरीदते हैं, उस बॉन्ड को खरीदते हैं, और जो है पैसा जाता है जो कंपनी जो डेट इशू करती है उसके पास। ओके, फिर वो इसी तरह से जो है पूरी मार्केट से जो है बॉन्ड इशू कर करके, डेट इशू कर करके जो है पैसा इकट्ठा करती है। वो बताती है कि मेरे पास काफी बड़े पैमाने पर जो है पैसा इकट्ठा हो चुका है, और जो है मेरी कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करो, आपको फायदा होगा। तो अपनी जो है ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर जो है ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है आपस में यहाँ पर डेवलप होती है। तो भारत में भी बहुत सारी कंपनी से बहुत सारे प्रमोटर्स है जो ऐसे ही पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अपने अपने स्टार्टअप्स पे लगाते हैं और यहाँ पर अपने ब्रांड को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको जितने भी पैसे वो इन्वेस्ट करता है उसको टाइमली इंटरेस्ट मिलता जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के रिगार्डिंग जिस तरह की भी रिफॉर्म्स की जरूरत है ना, तो अभी रिफॉर्म चाहिए यहाँ पर, तो काफी समय से ये पेंडिंग चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनको भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जहां जो कि जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है इनको यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जाए, इंसेंटिव मिले जो कि इनको यहाँ पर बूस्ट मिले, आगे बढ़े। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, और दोनों की एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे यहाँ पर बात करें कि इनकी क्रेडिट एनहांसमेंट करो, पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर भारत सरकार स्कीम भी चलाती है अलग अलग, जिसके तहत पैसा दिया जाता है। जैसे अभी देखो पीएलआई स्कीम के तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पैसा दे रही है भारत सरकार। तो वैसे ही अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए पैसा देना हो, तो यहाँ पर पार्शियल क्रेडिट गारंटी यहाँ पर एक स्कीम होती है। ओके, तो यहाँ पर इसके तहत जो है यहाँ पर पैसा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जो इन बॉन्ड्स की जो डिमांड है ना वो बढ़े, कि लोग आए, इन्वेस्टर आए, इनके बॉन्ड्स खरीदे, जो यहाँ पर कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, डेट इशू करती हैं। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, तो इनको भी यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड को यहाँ पर चाहिए होती है, तो यहाँ पर उसके यूज को भी यहाँ पर अलाउ करें कि हाँ लोग आए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसको यूज करें। अगर कहने का मतलब पैसे की कमी हो गई है तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है कि हाँ भी
पैसा जहां से भी आए वहां पर उसको लेकर यूज करे। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर से यहाँ पर पैसा जो है लाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, बेसिकली इसका मोटिव होता है एक तरह का, ये आरबीआई का टूल होता है जो कि यहाँ पर यूज करता है आरबीआई की जो बैंक है उससे जो है यहाँ पर जो है लोन जो है वो ले, ओके, उसको यहाँ पर रेपो रेट जिसको हम बोलते हैं उसके तहत जो है यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर वो लें। तो यहाँ पर इस टूल को वहां पर यूज किया जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंकों को। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर सरकार को चाहिए कि इनका यूज जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ाया जाए। ओके, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो यहाँ पर मिलते हैं तो वहां पर भी ऐसी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो। सो वी आल्सो नीड एक्सचेंज बेस्ड रेपो ट्रेडिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर एन एक्टिव एंड लिक्विड मार्केट डिजाइन, द फ्यूचर इज नाउ। तो जैसे बैंक करते हैं, बैंक यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है, तो फिर वो जो बैंक है जैसे रेपो रेट डिसाइड करता है आरबीआई उसी हिसाब से जो है फिर आप खुद से जो है यहाँ पर ब्याज दर जो है डिसाइड करते हैं बैंक, ओके, आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से। तो फिर आगे पैसा देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनके। तो अगर ऐसा वहां पर कर सकते हैं तो इस चीज को, इसी सिचुएशन को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भी हम यूज कर सकते हैं। वहां पर भी कंपनीज को पैसा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि आरबीआई भी उनको पैसा जो है वहां पर लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जो आम कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ओके, जो यहाँ पर डेट इशू करते हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब आरबीआई एक तरह का इन्वेस्टर का काम कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये था पूरा आर्टिकल। यहाँ पर जो बात की गई है यही है कि इकोनॉमी अभी सही तरह से उभर नहीं रही है, बहुत सारे लूप होल्स अभी भी हैं, उनको टैकल करना होगा। बार बार यही बात फोकस किया जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करो, उनको यहाँ पर कंप्लीट करो, वहां पर फंड है ना उसको यूटिलाइज करो किसी न किसी तरीके से। इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं जो स्टेट्स के ऊपर जो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि पूरे दशक में ये काफी हाई पर चला गया है। 36% जो है हाई हो चुका है जो डेट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट्स की। तो यहाँ पर ये होता क्या है, बेसिकली देखो अलग अलग राज्यों की यहाँ पर अलग अलग तरह की जीडीपी है। किसी की यहाँ पर 6 लाख करोड़ की जीडीपी है, किसी राज्य की जो छोटे राज्य हैं किसी की 2 लाख करोड़ की है। तो यहाँ पर इससे ज्यादा की भी यहाँ पर जो है जीडीपी बहुत सारे राज्यों की है। तो यहाँ पर उसी जीडीपी के मुकाबले जो कर्जा है ना वो उन स्टेट्स के ऊपर जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कह रहे हैं कि 36% की जो है वृद्धि हुई है पूरे भारतवर्ष में जितने राज्य हैं। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक रीजन है वो यही है कि जो यहाँ पर कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई, ना मैन्युफैक्चरिंग चली, ना किसी तरह की प्रोडक्शन बढ़ पाई, जिसकी वजह से डिमांड भी जो थी वो भी कम हो गई कोविड के चलते, कि इसका डर के चलते कि यहाँ पर हम कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीदना चाहते। हालांकि अभी ये धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो डाटा है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है बाय द क्रिजल रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर क्रिजल एक रिपोर्ट है तो जिसके द्वारा ये सब बातें जो है यहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पर ये बात इसके ऊपर फोकस किया है कि स्टेट्स को ये भी स्टेप्स लेने होंगे। यहाँ पर उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अभी इकट्ठा करना है और साथ ही साथ ये भी चीज इनको फोकस करके चलनी होगी कि जहां जहां पर भी लूप होल्स हैं, कहने का मतलब जहां जहां पर भी जैसे पावर सेक्टर हो गया तो वहां पर बिजली की चोरी हो जाती है। ओके, तो जहां पर दूसरी बात अगर कर लो तो पावर सेक्टर में अगर कोई एग्रेरियन स्टेट है, मतलब जहां पर खेती बाड़ी ज्यादा होती है जिस स्टेट में, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी देनी शुरू कर देती है पावर सेक्टर में कि आपको बिजली की दरें जो है वो कम पड़ेंगी। और जहां फिर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने जो यहाँ पर पावर सप्लाई है बिल्कुल फ्री भी रखी है कि जो खेती बाड़ी के लिए जो यहाँ पर पावर चाहिए वो आपको फ्री मिलेगी। तो यहाँ पर जो फ्री दे रहे हैं तो उसका जो पैसा वो तो देना ही पड़ेगा ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जहां से भी जिस प्राइवेट कंपनी से वो बिजली खरीदेंगी। तो फिर वो स्टेट जो है खुद से जो जितना रेवेन्यू आता है, या फिर दोबारा से फिर डेट लेकर कर्जा लेकर फिर जो है ऐसे जो है खर्चे निकालता है। तो इरिगेशन और पावर सेक्टर इन दोनों में यहाँ पर जिस तरह के भी यहाँ पर जो खराब लूप होल्स हैं, जहां पर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को उनको सही करना, उनको सही करे, क्योंकि पहले से ही हालत जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, कर्जे जो है ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिजल होता क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर ये एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो यहाँ पर रेटिंग्स बताती है, रिसर्च के ऊपर
या जो पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जिसके तहत जो है एक अनुमान लगता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। ओके, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स होती है इकोनॉमी चलाने के लिए, उन सबके ऊपर यहाँ पर जो है एनालिटिकल डाटा जो है ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ये सब्सिडरी है एक अमेरिकन कंपनी की जिसका नाम है S&P ग्लोबल। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो राज्य हैं इनको अभी एग्री कर जाना चाहिए जो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट्स हैं उनके बारे में, जो भी यहाँ पर एग्जाम्पशंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोफ्यूल्स हो गए, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी, रियल एस्टेट, अल्कोहल, ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो यहाँ पर ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो ये चारों की चारों चीजें स्टेट के कंट्रोल के अंडर है। स्टेट इनके ऊपर कंट्रोल करके चलता है, इनसे जो भी रेवेन्यू आता है वो सीधे सीधे स्टेट के पास जाता है। तो आपने देखा होगा जब लॉकडाउन के चलते जब शराब, अल्कोहल जो थी, इसकी दुकानें खोली गई अलग अलग राज्यों की तरफ से, तो कितनी यहाँ पर भीड़ लग गई थी। तो यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू वहां इकट्ठा हुआ, कई राज्यों ने वहां पर 70% ड्यूटी लगा दी कि जितना उसका प्राइस था उससे 70% ज्यादा और प्राइस दो, फिर जाकर जो है आपको शराब की बोतल मिलेगी। दिल्ली में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर फिर भी लोग आए कि हमने कोई नहीं, हमने शराब फिर भी खरीदनी है। तो कहने का मतलब ये जो अल्कोहल है ये राज्य के कंट्रोल में आती है, तो राज्य के पास रेवेन्यू जाता है इसका। तो यही चार चीजें बचती हैं, पेट्रोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जो भी आप जमीन वगैरह खरीदते हो, बेचते हो, तो उसके ऊपर आपको रजिस्ट्री करवानी होती है। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, उसमें भी जितने भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसका 4% या 6% जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास सीधे सीधे जाता है, जिसको हम स्टाम्प ड्यूटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 4% होता है जब अगर आप रजिस्ट्री किसी वोमेन के नाम पर करवा रहे हो, तो 4% के हिसाब से आपकी जो जमीन की वैल्यू उसका 4% जाता है सरकार को। अगर किसी मैन ने वहां पर रजिस्ट्री अपने नाम पर करवानी तो फिर 6%। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं। ओके, बेसिकली जो वोमेन उनको यहाँ पर फैसिलिटेट ही सभी राज्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको सब्स्यूम किया था, और साल 2017 में इसको लॉन्च किया गया था पूरे भारतवर्ष के लिए, कि अभी किसी तरह का भी बैरियर नहीं रहेगा किसी भी दो स्टेट्स के बीच में। पूरा का पूरा भारत एक मार्केट बन गया है, तो वहां पर एक तरह का टैक्स चलेगा, जीएसटी। तो यहाँ पर ये सब कुछ तो हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। ओके, तो साथ में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेट्स को यहाँ पर अभी चाहिए कि ये चारों के चारों यहाँ पर कैटेगरीज है, इनको अभी जीएसटी के अंदर ले। ओके, तो यहाँ पर और बेनिफिट होगा और बड़े पैमाने पर जीएसटी कलेक्शन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे यहाँ पर अंदर ले लिए, अभी बात आ रही है ऑडिट ट्रायल्स की। जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन, जो प्रोडक्शन चेन चलती है ना, तो जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन होती जाती है, जैसे एक रॉ मटेरियल से कपड़े का रॉ मटेरियल गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसने फिर दोबारा से उसको यूज करके पूरी टी शर्ट बनाई, फिर टी शर्ट बन के फाइनल गुड बन के मार्केट में उतरा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोडक्शन चेन चलता है। तो वहां पर अलग अलग दायरों पे, अलग अलग पैमाने पर जो है यहाँ पर जीएसटी लगता है। तो वहां पर ऑडिट ट्रायल्स जो है ना वो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑडिट ट्रायल्स करो। ऑडिट ट्रायल्स करने का मतलब है कि आपको पता चले कि जिस तरह से प्रोडक्शन चेन चल रही है, क्या उस तरह से जिस तरह से जीएसटी लगता है वैसे लग रहा है, जीएसटी हिसाब से पैसे आ रहे हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन ऑडिट ट्रायल्स को परस्यू करो, उनको शुरू करो। इसमें क्या होगा, इससे अगर जब इसको आप शुरू करोगे ऑडिट ट्रायल्स को, तो जो नए एनालिटिक्स आएंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारे अभी भी लूप होल्स हैं जो चल रहे हैं, जिनको आपने सही करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इनवॉइस पेपर होता है जहां पर जीएसटी नंबर पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर्स मेजर लेवल पर यही करते हैं कि जो बिल बुक होती है ना, जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होती है, जहां पर जीएसटी नंबर पड़ा होता है, उसको यूज करते ही नहीं है। वो यूज करते हैं सिंपल एक व्हाइट पेपर को, उसी को इनवॉइस बनाकर जो भी चीज वहां पर आती है, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, ओके, तो यहाँ पर उनको उसी व्हाइट पेपर के ऊपर बिल बनाकर उनको सौंप देते। तो यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं गया कि आपने कितने का सामान बेचा है और सरकार को क्या जीएसटी आप दे रहे हो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्टेट्स यहाँ पर अपनी जो स्टैंप ड्यूटीज, जो रेट्स होते हैं, अगर इनको कम करते हैं, जिसकी मैंने हाल ही में अभी बात की है आपके सामने की, जो 2% से 6%, 4 से 6% तक जो रखते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग राज्य यहाँ पर इसी दर में अलग अलग परसेंटेज होती है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर ये राज्य अपनी स्टैंप ड्यूटी को कम करते हैं, अगर जो भी यहाँ पर नॉर्मली 2 से 7% के बीच में चलती है, तो यहाँ पर अच्छी बात होगी ये।
अगर इसको कम करते हैं तो देखो, अगर किसी ने भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वहां पर जो सरकार को टैक्स देना है, अगर वो कम होता है तो एनकरेजमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होंगी रियल एस्टेट में, जो भी प्रॉपर्टीज की जो खरीद फरोख्त होगी, तो यहाँ पर फायदा होगा। ये जो ऐसे जो काम है, ये यहाँ पर राइज देखने को मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे। ता जो कि सरकार यहाँ पर टैक्स कम कर रही है, रजिस्ट्री चार्जेस जो है कम लगा रही है, तो यहाँ पर इससे भी फायदा होने वाला है। इससे एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में कोलेटरल बेनिफिट भी होगा। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल गेन्स लोगों के पास पहुंचेगा, नया कैपिटल कोई जनरेट करेगा, किसी ने नया कैपिटल खरीदा, किसी ने नया कोलेटरल खरीदा, ओके, किसी ने बेचा। तो यहाँ पर आने वाले समय में टैक्सेस में भी जो है अच्छा गेन जो है मिल सकता है जो राज्य है उनको, इन्हीं क्षेत्र में, अगर रियल स्टेट के बिजनेस की ही बात करें तो। इसके अलावा बात करें कि अगर कोई स्टेट, कोई राज्य यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी उसको कम कर रहा है, तो यहाँ पर उसको इंसेंटिव भी करना है। उसको यहाँ पर कोशिश करनी है कि जो भी वहां पर जो एडिशनल कैपिटल गेन वो लेगा, जो भी टैक्सेस के रूप में, वहां पर उसको कोई ना कोई यहाँ पर जो है प्रावधान देकर जो उसको बेनिफिट पहुंचाना है। तो यहाँ पर बेसिकली बेनिफिट तो तभी पहुंचेगा कि जब किसी तरीके का यहाँ पर जो वित्तीय सहायता जो है की जाए इनकी। तो यहाँ पर स्टेट्स को यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे वो पहले कर्जा लेते थे, जो उनका पहले का कर्जा था, अभी उनको ये चाहिए कि रिप्लेस करें धीरे धीरे। अभी जो नए पैमाने पर क्या हो रहा है कि अभी जो कर्जा आप अगर लेंगे तो यहाँ पर कोशिश करें जहां पर कम से कम जो है आपको ऋण चुकाना पड़े, आप उस हिसाब से जो है आप कर्जा आज के दिन में उठाइए मार्केट से। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि वो बाहर से एक्स्ट्रा उधार लेके वो जो है स्टेट्स को यहाँ पर सपोर्ट करती रहे साथ साथ, क्योंकि स्टेट्स की जो सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन है, वो खराब हो रही है धीरे धीरे। तो जो ये कोविड-19 के चलते इकोनॉमी को जो धक्का पहुंचा है, तो उसमें सबसे जो बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल वो स्टेट्स ही हैं, उन्हीं को यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जो यहाँ पर उसका खामियाजा वो भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सेंटर को भी चाहिए यहाँ पर सपोर्ट करे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट करके चलती है। पहले जब जीएसटी का कलेक्शन नहीं आया था, टैक्सेस नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन देना जो स्टेट्स को टफ हो गया था सेंटर के लिए। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला था कि आप अपनी अपनी मार्केट से उधार ले लिए और अपना काम चलाइए। फिर बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशंस दी गई कि आप खुद से मार्केट से उधार लें और स्टेट्स को बांटें, इसमें ज्यादा फायदा रहेगा। उसमें फायदा ये रहेगा कि अगर स्टेट्स अपनी मार्केट से उधार लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज्यादा देना पड़ता है। अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेती है तो उसको यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर उधार मिल जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी ज्यादा है स्टेट से। ओके, तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए वो मार्केट से उतना मिल जाता है। फिर उसी पैसे को आगे जो सेंटर है स्टेट्स को बांटता है। तो अभी जब जीएसटी कलेक्शन नहीं आ पाया था टैक्सेस के रूप में, तो सरकार ने ऐसे ही किया था, 6,000 करोड़ की किस्तों के रूप में जो है अलग अलग राज्यों को हर हफ्ते बांटा था। तो यहां पर यही बात कर रहे हैं कि अगर सेंटर को एक्स्ट्रा बोरिंग भी करनी पड़े तो करे, तो स्टेट्स को यहां पर फायदा पहुंचाए, पैसा पहुंचाए। तो आगे यहां पर बात कर रहे हैं कि स्टेट्स को भी अभी यहां पर फोकस करके चलना होगा कि यूजर चार्जेस जो है वो कलेक्ट करें। तो यहाँ पर हालांकि ऐसे कोई चार्जेस स्टेट्स इकट्ठे करता नहीं है। तो यहाँ पर यूजर चार्जेस मतलब कहने का कि जैसे सपोज करो पानी आ रहा है, किसी नदी से पानी आ रहा है, उसको यहाँ पर रिवर के साथ जो है कैनाल के साथ लिंक करके आप जो है पानी आगे भेज रहे हो, तो वहां पर उस पानी को लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इरिगेशन के लिए वो वाटर यूज होता है, तो वहां पर आप यूजर चार्जेस लगाओ, तो उससे भी आप जो है कोई ना कोई आपको बेनिफिट पहुंचेगा, कोई ना कोई इनकम जो है आपको आएगी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हाल ही में जो भारत सरकार है उन्होंने स्टेट्स को जो है 1.18 लाख करोड़ जो है वो दिया है। इतनी राशि यहाँ पर दी है स्टेट्स को, किस लिए कि उनकी जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, जिनको हम डिस्कॉम बोलते हैं, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो जहां से बिजली लेती है ना, तो उन कंपनीज को यहाँ पर जो है पैसा प्रोवाइड करें, वो पैसा उनका जो भी आपका बकाया रहता है उनको वापस करें। तो इसलिए यहाँ पर ये पैसा भारत सरकार की ओर से स्टेट्स को प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर अगर ये पैसा नहीं प्रोवाइड होता तो यहाँ पर जो डिस्कॉम है, जो यहाँ पर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, इनका सिर्फ मकसद यही होता है कि प्राइवेट कंपनी से बिजली लेकर तो उनको ट्रांसमिट करके जो है आम शहरों तक जो है, आम हाउस होल्ड तक जो है वहां पर पहुंचाना। ओके, तो यहाँ पर ये सरकारी कंपनी है, लेकिन जो बिजली ली जा रही है वो प्राइवेट कंपनी है। ओके, मोस्टली ऐसा ही हो रहा है सभी राज्यों में।
बहुत कम पैमाने पर ऐसा हो रहा है कि जो ऑलरेडी डैम्स बने हुए हैं वहां से बिजली जो है वो लेकर जो है आगे बांटी जा रही है। मोस्टली जो यहाँ पर पावर की पूर्ति हो रही है ना, वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ही कर रही हैं। तो यहाँ पर उनका बकाया बहुत बड़ा खड़ा हो गया था स्टेट्स के सामने। तो यहाँ पर भारत सरकार ने इतनी बड़ी राशि इनको दी कि आप उनका बकाया दो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पावर सेक्टर में जो चोरी हो जाती है ना, उसको आप सही करो। एक तो चोरी होती है, उसमें उसमें जो है यहाँ पर नुकसान हो जाता है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने पैसे बनते हैं बिजली के, जो सरकार प्रोवाइड करती है, उतना आता नहीं है। उसमें भी सरकार को लॉस हो जाता है, क्योंकि जो हाई हैवी कंजप्शन हो जाती है जिसका कोई बिल ही नहीं बनता, तो वो बिजली चोरी होती है। तो यहाँ पर बिजली चोरी भी होती है। दूसरी ओर जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, कई बार फ्री बिजली भी जो है अलग अलग सेक्शंस में दी जाती है किसी स्कीम्स के थ्रू, तो वहां पर भी यहाँ पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर चलो, सरकार का तो काम है स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड करना, किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करना, लेकिन कोई ना कोई यूजर चार्जेस जरूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सब कुछ जो है यहाँ पर फ्री में दे दो। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि एक स्टेबल पावर सप्लाई जो है ये हमें बहाल करनी होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर अगर फूड प्रोसेसिंग में रेवोल्यूशन लेकर आना है आने वाले समय में, तो यहाँ पर रेगुलर पावर सप्लाई जो है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर इरिगेशन की लास्ट में बात करें तो वहां पर भी आप जो यूजर चार्जेस जो है वो लगा सकते हैं। जो पैसा आपके पास उसके थ्रू आएगा, आप फिर उसी पैसे को यूज कर सकते हैं जो कैनाल्स हैं, जो डैम्स हैं, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल जो प्रैक्टिकल यहाँ पर बातें ऑथर की तरफ से की गई हैं कि जिनको यहाँ पर हम यूज करके जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो स्टेट्स का अभी काफी बढ़ चुका है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको सही कर सकते हैं, जो कि अभी समय की जरूरत भी है। तो इसके बढ़ने का भी रीजन यही है कि टैक्सेस के रूप में पैसा इनके पास पहुंचा नहीं। तो जो भी काम राज्य अभी चला रहे हैं वो बाहर से उधार लेकर फिर ही चला रहे हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।